हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है, कारक किसे कहते हैं, इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। प्रश्न क्या है कि कारक किसे कहते हैं तथा इसके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन करें। यह प्रश्न आपको ऐसे भी घुमा के दे सकता है कि कारक किसको कहते हैं उसके बारे में बताइए, और इसके कितने प्रकार या तो कितने भेद होते हैं उसके बारे में बताइए। मैं सीधा आपको समझना है कि कारक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न क्यों ना आ जाए, आपको यही आंसर लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर कारक किसको कहते हैं। क्या जानेंगे कि कारक किसको कहते हैं, है ना। तो जहां भी आपको दिख जाए कारक, क्या दिख जाए, कारक शब्द दिख जाए, आपको सीधा समझना है कि वाक्य में मीन्स कोई भी सेंटेंस में संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्रिया का जो संबंध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहना है कि कोई भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के साथ वर्ब का जो संबंध आता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जैसा कि यहां पे लिखा हुआ परिभाषा में कि वाक्य में मीन्स कोई भी सेंटेंस में संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ में क्रिया का जो संबंध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। एकदम आसान से शब्दों में, इतना आसान आपको कोई भी नहीं बताएगा, है ना। सीधा आपको समझना है क्या कि वाक्य में कोई भी सेंटेंस में संज्ञा तथा सर्वनाम के साथ में क्रिया का मीन्स वर्ब का जो संबंध होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कारक कहते हैं। कह रहा आसान शब्दों की अगर बात करें तो कह सकते हैं कि कारक जो है क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच होने वाला एक संबंध है। कारक क्या है, तो क्रिया और संज्ञा सर्वनाम के बीच में होने वाला एक संबंध है, जो यह बताता है कि वाक्य में कोई चीज किस भूमिका में है। जो क्या बताता है कि वाक्य में बताता है कि आखिर कौन सा चीज कौन सा भूमिका में है। जैसे कर्ता मीन्स आखिर कार्य कौन कर रहा है, काम जो है वो कौन कर रहा है ये बताता है, ठीक है। कर्म, कर्म मतलब जिस पर काम हो रहा है, अच्छा आखिर कार्य किस पे हो रहा है ना। फिर साधन मीन्स किसके द्वारा कार्य हो रहा है उसके बारे में बताता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कारक, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में आपको इस प्रकार से लिखना है कि कारक व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्या लिखना है कि कारक जो है व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में आपको लिखना है कि वाक्य में क्रिया से संबंध रखने वाले विकारी शब्द को क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या कहा गया कि वाक्य में क्रिया के साथ जो संबंध रखने वाले विकारी शब्द हैं मीन्स संज्ञा सर्वनाम जो है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्या तो कहते हो दोस्तों, कारक कहते हैं। इतना आसानी तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आप जिंदगी में इसको कभी भूलोगे नहीं। अब देखिए, हमारे प्रश्न में पूछा हुआ था कि कारक के भेद बताएं या तो इसके कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में बताइए। तो लिखा हुआ है दोस्तों कि कारक व्याकरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कारक क्या है, व्याकरण का जो है ना एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके 8 भेद होते हैं। कितने, 8 भेद होते हैं। किसके, कारक के। कोई पूछेगा कारक के कितने भेद, तो कारक के 8 भेद। कौन सा, तो कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ठीक है, ये 8 कारक होते हैं। आपको उसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लो, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा पूरा। पहला कौन सा, कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा करण कारक, चौथा संप्रदान कारक, पांचवा अपादान कारक, ठीक है, छठा संबंध कारक, सातवां अधिकरण कारक, आठवां संबोधन कारक। ठीक है, ये 8 कारक जो होते हैं वो कारक के भेद होते हैं, है ना। अब हम लोग इसको एक एक करके विस्तार से जानते हैं कि आखिर कर्ता कारक किसे कहते हैं, कर्म कारक किसे कहते हैं, करण कारक किसे कहते हैं। हर चीजों को हम लोग विस्तार से समझेंगे और एकदम आसान शब्दों में समझेंगे, है ना। तो देखिए, पहला यहां पे आ गया कर्ता कारक। क्या आ गया, कर्ता कारक। कि आखिर कर्ता कारक किसे कहते हैं, तो लिखेंगे इस प्रकार से कि वाक्य में काम करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। कि वाक्य में जो कार्य करता है, जो काम करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। क्या कहते हैं, कर्ता कारक। अर्थात कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने वाला को पता चलता है, क्या कहेंगे कि शब्द में जिस रूप से क्रिया के करने वाला जो कार्य करता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, कर्ता कारक कहते हैं। जैसे कि अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, अध्यापक ने विद्यार्थियों को पढ़ाया, ठीक है। तो आखिर कार्य यहां पे क्या हो रहा है, तो पढ़ाना, और पढ़ा कौन रहा है, अध्यापक, ठीक है। तो यहां पे कार्य कौन कर रहा है, अध्यापक कार्य कर रहा है। तो जो कार्य करता है वही क्या कहलाता है, कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, कर्ता कारक कहलाता है। वही देखिए यहां पे कहा गया कि इस वाक्य में अध्यापक करता है,
इस वाक्य में अध्यापक क्या है? कर्ता है। कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट। क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। क्योंकि काम करने वाला अध्यापक है, क्योंकि यहाँ पे काम कौन कर रहा है? तो अध्यापक काम कर रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप समझ गए होंगे कि आखिर कर्ता कारक क्या होता है। मैं सीधा समझिएगा कि जो काम करता है वो कर्ता कारक कहलाता है। दूसरा, कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। मैं सीधा समझिएगा कि वाक्य में जिस शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, इस वाक्य सेंटेंस में जिसके ऊपर कार्य किया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कारक। जैसे कि देखिए कहा लिखा हुआ यहां पे, मोहन ने सांप को मारा। मोहन ने सांप को मारा। ठीक है, तो काम यहां पे क्या हो रहा है? मारने का। और काम कर कौन रहा है? मोहन कर रहा है। ठीक है, और किस पे काम हो रहा है? तो सांप पे। वही कह रहा है कि मोहन ने सांप को मारा। किसको मारा? सांप को मारा। ठीक है, तो जिस पे क्रिया का फल पड़ता है, तो काम किस पे हो रहा है? सांप पे, है ना। तो यहां पे सांप क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। वही लिखा हुआ है कि वाक्य में मारने की क्रिया का फल जो है वो सांप पे पड़ रहा है, इसलिए सांप जो है वो कर्म कारक कहलाएगा। सीधा समझिएगा कि वाक्य में जिस शब्द पे क्रिया मीन्स वर्ब का फल पड़ता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। अब तीसरा इसका कारक है करण कारक। क्या है? करण कारक। तो लिखेंगे इस प्रकार से, करण कारक आखिर किसको कहते हैं? तो आपको बताना है इस प्रकार से कि वाक्य में जिस साधन द्वारा कर्ता क्रिया को पूरा करे, मीन्स सेंटेंस में जो साधन के द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता जो है मीन्स सब्जेक्ट जो है वो काम को पूरा करता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि जिस माध्यम की सहायता से क्रिया पूर्ण होती है, मीन्स जिसके माध्यम से क्रिया जो है, काम जो है वो पूरा होता है, उसे ही हम लोग करण कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है, अर्जुन ने करण को बाण से मारा। अर्जुन ने करण को बाण से मारा। यहां पे क्या किया गया? कि जिसके द्वारा काम पूरा किया गया। तो काम यहां पे क्या हो रहा है? मारने का। ठीक है, अब किसको मारा जा रहा है? तो अर्जुन ने करण को मारा। और किसके द्वारा मारा? तो बाण से मारा। किससे? बाण से मारा। ठीक है, तो यहां पे बाण जो है वो क्या हो जाएगा? करण कारक। क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, देखिए भाई यहां पे लिखा हुआ है कि वाक्य में कर्ता अर्जुन ने मारने के कार्य जो है वो बाण से किया। वाक्य में कर्ता जो है वो कौन है? अर्जुन है। और ये मारने का कार्य जो है वो किससे किया है? बाण से किया है। अतः बाण जो है वो क्या हो जाएगा? करण कारक कहलाएगा। ठीक है, फिर देखिए चौथा इसका कारक है वो है संप्रदान कारक। क्या है? संप्रदान कारक। अब आखिर आपके मन में सवाल उठागा कि संप्रदान कारक किसको कहते हैं? तो आपको सीधा समझना है कि वाक्य में जिसके लिए क्रिया किया जा रहा है, वाक्य में जो है ना, सेंटेंस में जिसके लिए काम किया जा रहा हो, या अर्थात कह सकते हैं कि जिसके लिए कुछ किया जाए या तो जिसको कुछ दिया जाए, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ है कि मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। तो कौन किसके लिए बना रहा है? मैं दिनेश के लिए चाय बना रहा हूं। तो वही कहा था कि जिसके लिए कार्य किया जाए, तो किसके लिए कार्य किया जा रहा है? दिनेश के लिए, है ना। तो यहां पर दिनेश क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा। ठीक है, वही लिखा हुआ है इस वाक्य में दिनेश संप्रदान अवस्था में है, क्योंकि चाय बनाने वाले का काम जो है वो किसने किया है? दिनेश के लिए किया जा रहा है। मीन्स चाय जो बनाया जा रहा है वो किसके लिए? दिनेश के लिए बनाया जा रहा है। तो जिसके लिए काम किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संप्रदान कारक कहते हैं। उसके बाद पांचवा हमारा जो भेद है वो है अपादान कारक। क्या है? अपादान कारक। कोई पूछेगा कि अपादान कारक किसको कहते हैं, तो आपको सीधा बताना है कि वाक्य में जिन शब्दों से अलग होने का बोध हो, मीन्स सेंटेंस में जिस शब्द से आपको लगे कि इससे अलग होने का बोध हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अपादान कारक कहते हैं। अथवा में कह सकते हैं कि संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का किसी दूसरे वस्तु से अलग होना पाया जाए, उसे ही अपादान कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए यहां पर लिखा हुआ है पेड़ से आम गिरा। तो कौन किससे अलग हो रहा है? पेड़ से आम अलग हो रहा है। तो पेड़ यहां पे जो है वो क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अपादान कारक। वही देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि इस वाक्य में पेड़ अपादान अवस्था में है, क्योंकि आम जो है वो पेड़ से क्या हो रहा है? गिरा है, अर्थात अलग हुआ है ना। तो जो जिससे अलग होता है वही यहां पे क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, अब देखिए इसका छठा जो कारक है, मीन्स कह सकते हैं भेद है, वो है संबंध कारक। क्या है? संबंध। संबंध मतलब जानते हैं जिससे संबंध दर्शाया जाता है।
तो आपको सीधा समझना है कि वाक्य में जिससे दो शब्दों के बीच संबंध का बोध होता है, जो सेंटेंस है उसमें से दो शब्दों के बीच में जो संबंध जोड़ता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। अर्थात शब्द के जिस रूप से एक व्यक्ति या वस्तु का किसी दूसरी वस्तु के साथ में संबंध प्रकट होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए कह रहा है यह जो है वो राहुल की किताब है, यह किताब किसकी है, राहुल की किताब, ठीक है। तो यहाँ पे संबंध जोड़ रहा है, संबंध हो रहा है किससे, एक व्यक्ति का एक वस्तु के साथ में, है ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। कह रहा है कि इस वाक्य में राहुल का संबंध जो है संबंध अवस्था में है, क्योंकि यह जो है राहुल का किताब से संबंध बता रहा है, क्योंकि इसमें जो है राहुल और संबंध के बीच में क्या बताया जा रहा है, संबंध बताया जा रहा है कि यह जो किताब है वो किसका है, राहुल का ही है। तो वही कह रहा है कि अगर कोई सेंटेंस में या तो दो शब्दों के बीच में संबंध बताया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। फिर सातवां हमारा जो भाग है, मीन्स भेद है, वो आपका क्या है, तो अधिकारण कारक है। क्या है, अधिकारण कारक। अब कोई पूछेगा अधिकारण कारक किसको कहते हैं, तो आपको सीधा कहना है कि वैसा जो शब्द क्रिया के होने का स्थान या तो आधार बताए, जो शब्द क्रिया मीन्स काम के होने का स्थान, कि काम कहाँ हुआ है, या तो उसका आधार बताएगा, उसे ही हम लोग अधिकरण कारक कहते हैं। क्योंकि अधिकरण मतलब क्या होता है, उसका आधार बताना। जैसे कि देखिए बोलेंगे पानी में मछली रहती है, मछली कहाँ रहती है, तो पानी में रहती है, ठीक है। तो मछली का यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है कि मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है, ठीक है। इसका आधार बताया जा रहा है, इसका स्थान बताया जा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है पानी में जो है वो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि इस वाक्य में पानी में अधिकरण है, ठीक है। यहाँ पे स्थान बताया जा रहा है कि पानी में है, ठीक है। मछली कहाँ पे है, पानी में है, क्योंकि यह मछली के आधार पानी का बोध करा रहा है, इसलिए पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। फिर आठवां हमारा था संबोधन कारक। क्या था, संबंध बोधक कारक। अब इसको क्या कहते हैं, मीन्स संबंध बोधक कारक किसको कहते हैं, संबोधन कारक किसको कहते हैं, उसके बारे में बताना है। तो आप लिखिएगा इस प्रकार से कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, किसी को बुलाया जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संबोधक कारक कहते हैं। सीधा समझिएगा कि जिन शब्दों से किसी को पुकारने या तो बुलाने का बोध होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संबोधन कारक कहते हैं। जैसे कि देखिए लिखा हुआ अरे रामू क्यों रो रहे हो, क्या लिखा हुआ है, अरे रामू क्यों रो रहे हो, ठीक है। यहां पे किसी को पुकार रहे हैं, किसको पुकार रहे हैं, तो रामू को। वही लिखा हुआ है कि इस वाक्य में अरे रामू संबोधक कारक है, क्योंकि यह जो है संबोधन है। यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रामू को संबोधन कर, रामू को बुला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, संबोधन कारक हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने दोस्तों कारक क्या है उसको हम लोग समझ गए, और कारक के कितने भेद हैं उसको भी हम लोग एकदम आसानी से और डिटेल से समझ गए। अब यहां पे थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि कारकों के विभक्ति चिन्ह क्या है। जो कारक होते हैं उसके क्या क्या विभक्ति चिन्ह होते हैं, ठीक है। जब सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है ना तो यही किया जाता है। जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह होता है ने, तो आपको ऐसे याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपदान से, संबंध का की के, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे, ठीक है। ऐसे आपको याद करना है, याद हो जाएगा, ठीक है। फिर से पढ़िएगा, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए को, आपदान से, संबंध काकी के, अधिकरण में पर, संबोधन हे हरे, ठीक है। ये याद रखना है, ये इसका विभक्ति चिन्ह है। तो उम्मीद करते दोस्तों कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, और यह प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। मैंने आपको बताया था कि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे चैनल पे बिल्कुल आसानी से मिलेंगे, है ना, और बिल्कुल आसान शब्द में भी मिलेंगे। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो को अवश्य शेयर करें और उनको बताएं कि तैयारी जो है वो स्टार्ट हो गई है, ताकि अन्य भी आपके जो सब्जेक्ट हैं उसकी भी तैयारी मैं करवा सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।